Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to my channel, then please do subscribe the channel and press the bell icon to receive all the notification about the latest video. See, you can have a view on my videos which I have uploaded till now. So the videos belong to paper 1, which is the general paper for all, and it is the compulsory paper for all the aspirant who are appearing for NTA UGC NET exams. So the paper 2 I am taking over here is commerce because my subject is commerce. You can also follow me on Unacademy by the name Hina Jain. I am an educator on Unacademy. Just click on the follow button, and from there you can have access to all my courses, get notification about the new lessons whichever I am uploading it over there. If at all you like the way I teach you, then please do dedicate me the heads for the same. So we have completed questions till 10. So now next moving forward to question number 11. Okay, let's start. So this is the second video for business environment and international business MCQs. So if at all you have not done the previous video, then please do go and solve it. The main security guard of the international trade is. So क्या बोला गया है यहाँ पे, जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का, जो भी ट्रेडिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब एक हो जाता है नेशनल लेवल पे जहाँ पे आप हमारे ही कंट्री में, सपोज हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम इंडिया में ही जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो हम कहेंगे नेशनल लेवल, क्योंकि हम एक ही नेशन में डील कर रहे हैं. बट अगर हम इंडिया से बाहर मान लो यूएसए के साथ में हम डील कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड. सो जो मेन सिक्योरिटी गार्ड होता है इंटरनेशनल ट्रेड का वो कौन है. ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो यू हैव टू गिव द आंसर. सो इसका जो आंसर है वो ये आपका WTO. बट यहाँ पे देख लो बहुत सारे जन गड़बड़ करने वाले हो. अगर आप जल्दी जल्दी में इन स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो आपका ये आंसर पक्का पक्का रॉन्ग होने वाला है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखा है बट मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है. एक में मैंने वर्ड दे दिया और दूसरे में मैंने वर्ड दे दिया ताकि आप कंफ्यूज होकर आंसर यहाँ पे रॉन्ग दे दो. बट हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, इसलिए अच्छे से रीड करना है. स्पेलिंग्स भी देख लो, कई बार आपको रॉन्ग करने के हिसाब से आपके मार्क्स लूज करवाने के लिए आपको एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चंस देते हैं. सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. WTO जो है वो जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है. आपको मुझे बताना है WTO कब आया था एंड उसके अलावा किसको रिप्लेस करके आया था, ये आपको कमेंट में लिखना है. ठीक है. सो गाइज ये प्रीमियर मोड पे रहती है वीडियो मेरी. आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो वहाँ पे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप पुटअप कर सकते हो क्वेश्चंस, आपके डाउट्स जो भी हो मैं आपके डाउट्स क्लियर अप करवा दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फुल फॉर्म ऑफ FIPB. FIPB का फुल फॉर्म क्या है. ऑप्शन ए Foreign Investment Portfolio Base, option B Foreign Investment Promotion Board, option C Foreign Institution Primary Batch, option D Foreign Institutional Promotion Board. यहाँ पे आपको आंसर बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा. नहीं पता है कोई बात नहीं, बुक में नोट डाउन कर लेना. ये FIPB का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. इन विच ईयर MRTP एक्ट बिकेम इफेक्टिव. जो MRTP एक्ट है वो कब इफेक्टिव हुआ था, मतलब वो कब इन्फोर्स आया था. ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1968. अब बहुत सारे जन यहाँ पे भी कंफ्यूज होकर आंसर ए मार्क करके आएंगे, बट यहाँ पे आपको उनका एक्ट का ईयर नहीं पूछा, यहाँ पे बोला है कि वो कब इफेक्टिव हुआ था. तो वो इफेक्टिव हुआ था 1970 में. ठीक है 1970 में. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइटम ऑफ करंट अकाउंट. इसमें से कौन सा आइटम करंट अकाउंट का नहीं है. प्लीज फोकस ऑन द वर्ड नॉट द आइटम ऑफ करंट अकाउंट. ट्रेड बैलेंस दिया है, प्राइवेट ट्रांसफर्स है, अमोर्टाइजेशन है या इन्वेस्टमेंट इनकम है. अगर आप ध्यान से देखो तो आपको आ जाएगा आंसर कि करंट अकाउंट में ट्रेड बैलेंस हम देखते हैं, प्राइवेट ट्रांसफर्स भी हम देखेंगे, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे देती थी ना आपको तो ये कहीं ना कहीं आपका आंसर यहाँ पे बन जाता था. बट यहाँ पे मैं इन्वेस्ट जो मैंने कर रखा है उसकी इनकम की बात कर रही हूँ, मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी बात कर रही हूँ मैं.
तो हाँ, ये करंट अकाउंट में इंक्लूड होता है, बट अमोर्टाइजेशन जो है ये करंट अकाउंट का पार्ट तो नहीं है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इमिटेशन गैप इज गिवन बाय। सो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपने देखा था जहाँ पे मैंने फुल फॉर्म एक में पूछा था, ये मैंने यहाँ पे पूछा है कि ये इमिटेशन गैप थियोरी किसने दी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बुक साथ में लेके बैठा करो जब भी मैं एमसीक्यूज करवाती हूँ, नोट डाउन किया करो, क्योंकि ये चीज़ें हमें याद नहीं रहती है, इन्हें रिवाइज करना पड़ता है। तो नोट डाउन कर लो ताकि आपके लिए और ईजी बन जाएगा। सो जो इमिटेशन गैप जो थियोरी है वो किसने दी थी? फॉस्टनर ने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी, जेएम किन्स ने दी थी, या डेविड रिकार्डो ने दी थी? सो जो आपका इमिटेशन गैप थियोरी था ये आपको दिया था फॉस्टनर ने। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एसटीआर बास्केट इज कंपोज्ड ऑफ करेंसीज ऑफ। सो जो एसटीआर बास्केट है उसके अंदर कितनी करेंसीज इन्वॉल्व है, ठीक है, ये आपको बताना है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स की जो बास्केट है उसके अंदर कितना है? 4 होती है, 6 करेंसीज है, 5 करेंसीज है, या 10 करेंसीज है? सो आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। इसके अंदर होती है 5 करेंसीज, और यहाँ पे डॉलर्स होते हैं, यूरोस होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, येन होते हैं। तो ये 5 कुछ करेंसीज है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उनके अपने अपने परसेंटेज पे होते हैं। एग्जाम में उसके ऊपर भी पूछा जाता है कि किसके कितने होते हैं, तो वो भी आप नोट कर लेना। अगर नहीं पता है मुझे पूछ लेना, मैं आपको ये दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, फोटो एक दे दूंगी, तो आप उसे नोट डाउन कर लेना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Next, question number 17. In balance of payment account, all goods exported and imported are recorded in. So जो भी goods की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं फोकस कर रही हूँ, देख लो यहाँ पे goods की बात कर रही हूँ जो कि मैं एक्सपोर्ट करती हूँ और इंपोर्ट करती हूँ, उसे मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगी? मेरे कैपिटल अकाउंट में, विजिबल अकाउंट में, इनविजिबल अकाउंट में, या सभी के अंदर किसमें भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ मैं? तो जो बैलेंस ऑफ अकाउंट में अगर मैं गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही हूँ या इंपोर्ट कर रही हूँ तो वो मेरे आ जाएंगे विजिबल अकाउंट, जो कि हमारा ट्रेड अकाउंट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, तब मेरा सी वाला आंसर सही हो जाता था, क्योंकि ये बन जाता है आपका, जब विजिबल एंड इनविजिबल को दोनों को साथ में हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा बन जाता है करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एजर्शन और रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एजर्शन यहाँ पे आपका कह रहा है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। जी हाँ, ये तो सही कह रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी के सभी ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। सो रीजन कह रहा है फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एक्सप्लेनेटरी। अब आप बोलोगे मैडम ये तो आप 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स यहाँ पे लेके आ गए हो, क्योंकि ये जो बीओपी में बोला गया वो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि जो ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम होता है उसके अंदर हम एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री करते हैं, एक डेबिट करते हैं तो दूसरा क्रेडिट करते हैं। तो वही फंडा यहाँ पे लग रहा है। तो अगर ये आप में से कोई गलत करता है तो प्लीज़ आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये दोनों एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट की बात हो गई है, डेबिट की भी बात कर ली है, क्रेडिट की भी बात कर ली है, इसलिए ये इसका करेक्ट रीजन भी बन जाता है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बी होगा यहाँ पे, ए नहीं होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द करेंट अकाउंट इज मेड अप ऑफ विजिबल अकाउंट एंड। अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही आपको ये बताया था करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, रॉन्ग मत करना प्लीज। ऑप्शन ए विजिबल अकाउंट, ऑप्शन बी ट्रेड अकाउंट, ऑप्शन सी गुड्स अकाउंट, या ऑप्शन सी इनविजिबल अकाउंट। अब देखो विजिबल अकाउंट एंड विजिबल अकाउंट तो होगा नहीं, विजिबल अकाउंट को ही हम ट्रेड अकाउंट कहते हैं तो वो भी होगा नहीं, विजिबल के अंदर हम सिर्फ गुड्स ही इन्वॉल्व करते हैं तो वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा करंट अकाउंट में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, इनविजिबल भी करेंगे ना, सर्विसेज भी देखेंगे हम यहाँ पे, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गए। सो जो जो सर्विसेज दे रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन वाले दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। सो यहाँ पे देखो एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is not a type of disequilibrium in balance of payment? So जो balance of payment में disequilibrium होता है उसका कौन सा टाइप नहीं है?
सो डिसइक्विलिब्रियम के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नहीं पता है तो पढ़ लेना, एग्जाम में इनके बारे में भी पूछा जाता है। सो ऑप्शन ए सेक्युलर, ऑप्शन बी साइक्लिकल, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल या ऑप्शन डी ट्रांजैक्शनल। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्युलर भी डिसइक्विलिब्रियम का एक टाइप है, साइक्लिकल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, सीजनल भी है। ये सब जो है वो डिसइक्विलिब्रियम की पार्ट है, बट ट्रांजैक्शनल डिसइक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर 30 तक। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ लेना, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर अप करवा सकती हूँ। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।